अस्सलाम वालेकुम। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का एक कामयाब दौरा आज उन्होंने मुकम्मल किया और इस दौरे के दौरान 20 अरब डॉलर की पाकिस्तान में बराह रास्त सरमायाकारी जो है उसके ऊपर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए। बहुत से मुस्बत चीज़ें हैं जो इस दौरे के अंदर हमें नज़र आती हैं। एक तो दोनों ममालिक के माबैन जो गर्मजोशी थी, बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन भी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी और पीपल टू पीपल भी, जो एक कॉन्टैक्ट और रिलेशनशिप हमें नज़र आई, बहुत ही मुस्बत और गर्म जोश था वो मामला। लगा ये कि दो ब्रदर इस्लामी मुल्क मिलकर आगे बढ़ने के लिए एक नए सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। नए सफ़र का आगाज़ इसलिए कहूँगा कि पाकिस्तान ट्रेडिशनली सऊदी अरब से या तो हम ऑयल ख़रीदते हैं या उसके ऊपर इमदाद मांग रहे होते हैं। कभी सरमायाकारी वाले मामले के ऊपर इतना अग्रेसिवली आगे बढ़ने की हमने कोशिश नहीं की। इसी तरीके से सऊदी अरब, सऊदी डेवलपमेंट फ़ंड 400 अरब डॉलर के करीब उनके अंदर उनके पास वसाइल मौजूद हैं, लेकिन सऊदी डेवलपमेंट फ़ंड को कभी उन्होंने इकनॉमिक सुपर पावर बनने के लिए अपने सऊदी अरब के अंदर भी या दीगर जो उनके दोस्त ममालिक हैं वहाँ पर सरमायाकारी के ज़रिए इकनॉमिक डिप्लोमेसी के लिए उस कदर एग्रेसिवली इस्तेमाल नहीं किया जो हमें इस दौरे के दौरान नज़र आया। तो एक लगता यह है कि नई शुरुआत जो है वो हमें नज़र आ रही है। आइंदा आने वाले साल हमें हो सकता है कि इस सफ़र के ऊपर आगे बढ़ता हुआ दोनों ममालिक नज़र आएँ, जहाँ पर गैर मुल्की सरमायाकारी, तिजारत, इन्वेस्टमेंट रिलेशंस और नई इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए दोनों मिलकर चलते हुए हमें नज़र आए। आज पूरा प्रोग्राम हम इसी के ऊपर फोकस रखेंगे और हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत है वफाकी वज़ीर भी हैं और एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर ऑन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्री, अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब। दाऊद साहब, बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले तो इसी हेडलाइन नंबर के ऊपर ही स्टार्ट करेंगे। 20 अरब डॉलर FDI का अगर तज़किरा करें तो शायद वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट इन रिसेंट हिस्ट्री। बिल्कुल, ये इतना बहुत अच्छा अनाउंसमेंट उन्होंने की और ये सारा डेवलप्ड हो जाए ऑन अ कमर्शियल, ऑन इंटरनेशनल कंपेरेटिव बिडिंग, तो यस, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा है। ये 20 अरब डॉलर के मोटे मोटे हिस्से जो हैं इसमें है क्या क्या? 20 अरब डॉलर में किस शोबे में कितनी सरमायाकारी आएगी? बिल्कुल, सबसे ज़्यादा तो ऑयल और रिफाइनिंग में है। इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ कि क्या पोजीशन है। पाकिस्तान इस वक्त पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करता है। कितनी पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हैं हर साल? इंपोर्ट्स प्लस नफ्ता के डेरिवेटिव है ना, इट इज़ ओवर $2 बिलियन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिफाइनरी ग्वादर में लग जाए तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो लेकिन उन्होंने अभी स्टडी करेंगे, तो जिस तरह से मैंने कहा कि ये है इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस के ऊपर, कमर्शियल बेस के ऊपर, तो उन्होंने एक फीजिबिलिटी स्टडी करेंगे। फीजिबिलिटी स्टडी में देखेंगे कि रिफाइनरी की ज़रूरत है, क्रैकर की ज़रूरत है, डाउन स्ट्रीम भी कहाँ तक जाना है। तो ये इनका एक स्टडी करेंगे, वो 15-18 महीने तो वहाँ लग जाएगा। सही। और उन्होंने आज जब मीटिंग हुई, उन्होंने ये कहा कि सिर्फ रिफाइनिंग में उनका इतना इंटरेस्ट नहीं है। उनका जो लफ्ज़ था कि हमें रिफाइन नहीं लगानी, हमें एक कॉम्प्लेक्स लगाना है। तो उसका मतलब क्रैकर भी आ जाएगा इसमें या और चीज़ें भी आ जाएंगे। पूरा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो है एज अ होल डेवलप करेंगे। रिफाइनरी के साथ वो नाफ्ता क्रैकर लगाएंगे जिससे हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए वो तो ये क्रैकर लगाए और इसके साथ तो कई चीज़ें खुल जाएंगे, फार्मास्यूटिकल्स और प्लास्टिक इंडस्ट्री, सो मेनी थिंग्स। तो ये सबसे बड़ा इनका है। और मैं आपको ये बताऊं कि जब उन्होंने शुरू जब आए थे हमारे पास, उन्होंने कहा कि हमें ले जाओ ग्वादर, हमें देखना है। उन्होंने देख लिया और उसके बाद उनका मिनिस्टर दोबारा आया सिर्फ़ और सिर्फ ग्वादर को देखने के लिए। यहाँ आया, ग्वादर को देख के इस्लामाबाद में भी नहीं आया, सीधा वापस गया। उनका ये और जब वापस गया तो हमें बता दिया कि ये हमारे लिए ग्वादर का जो लोकेशन है बिल्कुल ठीक है।
तो ये अभी अरामको लगाएगी ये रिफाइनरी जो ये अरामको की तरफ से इन्वेस्टमेंट होगी। और कितना आपका अंदाज़ा है, कितना कैपेसिटी कितनी होगी इस रिफाइनरी की? कोई मैं नहीं कह सकता, इसलिए मैं आपको कोई गलत बयान ना दूँ। ये रिफाइनरी होगी और रिफाइनरी प्लस क्रैकर ये कहाँ तक होगी देख लेंगे, फिजिबिलिटी स्टडी बताएगी। लेकिन ये जो आपके सरकारी हमें अहलकार मुख्तलिफ बता रहे हैं कि 8 से 10 अरब डॉलर इस शोबे में आ सकता है। आ सकता है बिल्कुल, अप टू 10 बिलियन डॉलर। तो ये अच्छी काफ़ी बड़ी सरमायाकारी हो जाएगी। यस इट्स देखो ये बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, 8 बिलियन हो सकता है। तो इसलिए ये लोग स्टडी करेंगे, सारे सोच समझ के करेंगे, पाकिस्तान की ज़रूरियात को पूरे करेंगे और एक्सपोर्ट इन द रीजन। कहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं इस रिफाइनरी की प्रोडक्ट? अफ्रीका में जाएंगे या उनका जो लॉन्ग टर्म विजन तो यही होगा ना कि जब ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाए तो वेस्टर्न चाइना में भी सिंकियांग वाली साइड पे भी ले जाएं इसको, बिल्कुल। और ये सीपैक के साथ साथ जहाँ जहाँ वो रसाई हासिल कर सकते हैं उसको भी करें। बिल्कुल। तो ये कब तक ये ज़मीन पे आ जाएगी रिफाइनरी? हाउ लॉन्ग वुड इट टेक? It will take 3 to 5 years. 3 to 5 years। तो आपको बड़ा एक्टिवली परसू करना पड़ेगा। रज़ाक दाऊद साहब आराम से नहीं बैठ सकते। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसलिए पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है ना हमारे लिए वो हम इम्प्लीमेंटेशन, और इसलिए एक वो बन गया है सुप्रीम काउंसिल, और सुप्रीम काउंसिल का एक पिलर इकोनॉमिक्स है और उसमें और दूसरा पिलर क्या है? दूसरा पिलर क्या है? दूसरा पिलर सोशल और कल्चरल, और तीसरा है सिक्योरिटी। तो लेकिन जो आज इजलास था प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के अंदर जो इजलास हुआ, प्राइम मिनिस्टर और क्राउन प्रिंस ने उसको चेयर किया, लेकिन रेगुलर फीचर क्या होगा? कौन कौन चेयर किया करेगा इसको? नहीं देखो ये इतना बड़ा काउंसिल है, इसका जो डाइवर्सिटी इतनी है कि हम लोग तो कंसंट्रेट करेंगे जस्ट ऑन द इकोनॉमी, और फैसला ये हुआ है कि हम लोग द पीपल इन्वॉल्व्ड इन द ऑन द इकोनॉमिक साइड we will meet every 3 months. Every 3 months. Every 3 months, and so we can give the progress to the Supreme Council, jहाँ the Crown Prince and the Prime Minister will be chairing. तो inshallah मुझे it will be a major failure of the government if we do not pursue this golden opportunity. बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। ये अगर हुकूमत इसको फॉलो अप करके अमली जामा पहनाने में कामयाब नहीं होती तो आप कहते हैं ये बहुत बड़ी नाकामी होगी हुकूमत की। बिल्कुल बिल्कुल। ये सही आपने लिए अपने खुद से एक टारगेट सेट कर लिया, बेंचमार्क जो चैलेंज है आपके लिए कि आपको इनको मटेरियलाइज करना है, जो MOUs हैं, जो कमिटमेंट्स हैं, ये ज़मीन पर आ जाए, सिर्फ बातों पे ना रह जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि ये कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाए और हमारे लिए पाकिस्तान में एक इतना बड़ा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स लग जाए। अच्छा, क्रैकर बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, क्रैकर से ऑयल रिफाइनरी से ही जो प्रोडक्ट्स तैयार होती हैं वो क्रैकर उनको फर्दर हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए, प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए जो बेपनाह चीज़ें हैं वो उसी के नतीजे में रिफाइनरी से निकली हुई चीज़ों से हम फर्दर रिफाइन करके एथिलीन, पॉलीएथिलीन, प्रोपिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, ये एक डेरिवेटिव्स है, वो चलता रहता है। इसके अलावा आपने 2 बड़े पावर प्लांट्स हैं पंजाब के अंदर, हवेली बहादुर शाह और बल्लो की, इनको प्राइवेटाइजेशन लिस्ट पे डाल दिया है और सऊदी सरमायाकार उसको ख़रीदने में दिलचस्पी रखते हैं। उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है। ये 2 पावर प्लांट्स के लिए UAE वाले भी इंटरेस्ट शो किए हैं, कतर भी इंटरेस्ट हो, पता नहीं मलेशिया से भी इंटरेस्ट आ जाए, तुर्की से भी आ जाए, लेकिन ये तो बिल्कुल एक ओपन ट्रांसपेरेंट ज़रिए से करेंगे। सऊदीज़ आ गए अल्हम्दुलिल्लाह।
इसके लिए आपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी लगाने के लिए प्रोसेस शुरू कर दिया। बड़ी बड़ी कंपनीज आई हुई हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड भी है और दुनिया के क्रेडिट स्विस है और कई और बड़े बड़े इदारे आए हुए हैं। ये जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन का जो तरीका है हायरिंग कंसल्टेंट्स, वो चलता है, वो शुरू हो गया है और इंशाअल्लाह इसको डेफिनेटली प्राइवेटाइजेशन बिडिंग के लिए जल्दी से जल्दी तैयार कर लें। तो इसकी इंटरनेशनल कंपैरेटिव बिडिंग होगी वेली बहादुर शाह और बल्लो की, कि चाहे वो यूएई खरीद ले, चाहे सऊदीज़ खरीद ले, चाहे कतर खरीद ले या कोई और खरीद ले, जो बेहतर पैसा देगा और अच्छी कंपनी लाएगा वो खरीद ले। तो आपकी तवक्को क्या है, ये प्राइवेटाइजेशन इन दोनों प्लांट्स की कितना पैसा ला सकती है? बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछे नदीम। 2 बिलियन हो सकता है, $2 बिलियन हो सकते हैं, विच इज़ ए गुड अमाउंट। रिन्यूएबल एनर्जी में एक्वा पावर इनकी कंपनी है सऊदीज़ की, बड़ा इंटरेस्ट शो कर रही है। क्या इरादे हैं उनके, रिन्यूएबल में क्या करना चाहते हैं? उनको वो तो बहुत इंटरेस्टेड है, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा उनसे कहा कि हमें और थोड़ा सा टाइम दो, हम लोग और मज़ीद सोच रहे हैं। और मैं आपको समझा दूँ क्यों सोच रहे हैं। पाकिस्तान इज़ नॉट ए लो कॉस्ट एनर्जी कंट्री। हमारे एनर्जी कॉस्ट इज़ हाई है, तो हमें सोचना है कि जो हमारा एनर्जी मिक्स है ना, कितना फ़ीसद हाइडल है, न्यूक्लियर है, फॉसल बेस्ड है, रिन्यूएबल है। तो द बेस्ट वे कि हम लोगों ने हमारा कॉस्ट को गिराए ना, वो है थ्रू रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल इस वक्त है वो 4% है ऑफ आवर एनर्जी मिक्स, और हमें उसको ले जाना है 30% तक। तो अल्लाह करे कि इतना हो जाए और द कॉस्ट ऑफ रिन्यूएबल, दोनों विंड एंड सोलर, पिछले 5 साल में बहुत गिर गया है। तो ये आगे बढ़े 30% तक पहुंच जाए तो हमारे एनर्जी है ना, एनर्जी कॉस्ट कम हो जाएंगे। इससे हमारी इंडस्ट्री को कंपेटिटिव प्राइसेस पर एनर्जी मिलेगी। इंडस्ट्री कंपेटिटिव होगी तो हमारे एक्सपोर्ट्स को मदद करेगा, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। 1400 अरब का जो सर्कुलर डेट है वो इसी वजह से है कि ये जो डिफरेंशियल है वो हमसे पूरा नहीं हो रहा। पूरा नहीं हो सकता इंशाल्लाह। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ये जो एक्वा पावर वाले को बताया कि देखो हमें और मज़ीद टाइम चाहिए और इतना ज़्यादा नहीं, इंशाल्लाह। ये कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक्वा पावर वाले? वो तो साफ कहते हैं कि हमें 2000 मेगावाट्स 2000 मेगावाट लगाना है यहाँ पाकिस्तान लगाना है। तो लेकिन उन्होंने कोई आइडेंटिफाई किया है कहाँ उनका इंटरेस्ट है? वो भी ग्वादर वाली साइड पे आना चाहते हैं? उनका इंटरेस्ट है बलूचिस्तान कोस्टल बेल्ट के ऊपर, क्योंकि वहाँ हवाएं वगैरह तेज़ चलती हैं। लेकिन देखो बात यह है कि ज़रूर हम लोग तो बहुत खुश हैं कि सऊदीज़ आ जाए, द मोस्ट वेलकम। लेकिन हमारे पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स भी तो है, वो भी तो तैयार है इन्वेस्ट करने के लिए। ये तो नहीं हो सकता कि उनको बिल्कुल साइड लाइन कर दे। वो भी तो कुछ जॉइंट वेंचर्स भी हो सकते हैं। जॉइंट वेंचर्स हो सकते हैं, सऊदीज़ करे, जॉइंट वेंचर करे। हमारे पाकिस्तानी इस वक्त जमपीर और घारों में वो तो सारे हमारे लोकल पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स हैं। घरों में कोई बहुत बड़ी सोलर में इन्वेस्टमेंट नहीं आई है, पहले तो सुनते थे विंड में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं आई। बहुत कोई 1000 मेगावाट का कोई वहाँ लग गया हो, विंड प्लांट लग गया हो, विंड फार्म लग गया हो। नहीं वो तो मुझे पता नहीं कि एग्जैक्टली कितना है, लेकिन काफ़ी लोग आ गए हैं। लेकिन वो तैयार है कि हमें और मज़ीद इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। खुशी की बात है। तो सऊदीज़ है और आई एम श्योर कि यूएई वाले भी आएंगे कि हमें भी दो। नदीम पता नहीं है क्या है कि सडनली दुनिया को बड़ा इंटरेस्ट आ गया है पाकिस्तान में, एंड पाकिस्तान नाउ इज़ ओपन फॉर बिजनेस। और वज़ीर आज़म साहब ने यह दुबई की कॉन्फ्रेंस में ज़रूर कहा कि आप लोग आ जाओ, कि आपने ये अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर दें। तो इंटरेस्ट है पाकिस्तान में। जितनी इन्वेस्टमेंट सऊदी ऐलान कर रहे हैं, कमो बेश ऐसा ही जिक्र हो रहा है कि यूएई से भी इतनी इन्वेस्टमेंट आ सकती है। क्या ये बात सही है?
इतनी नहीं आ सकती। इतनी नहीं आ सकती, इससे कम आएगी। कम आएगी। लाइक कोई मोटा सा नंबर कोई बोले जो आपकी नहीं, वहाँ उनके साथ कोई वो लोग डेफिनेटली ये जो 2 पावर प्लांट जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन है जो फरोख रही है, उसमें तो डेफिनेटली इंटरेस्ट है। वहाँ तो सबका इंटरेस्ट है। सो डिसैलिनेशन प्लांट में इंटरेस्टेड है, डिसैलिनेशन प्लांट में भी इंटरेस्ट है, एक्वा पावर में भी इंटरेस्टेड है। अल्हम्दुलिल्लाह बात ये है कि हमें सोच समझ के करना है, जज्बाती नहीं करनी। वी डू नॉट वांट टू गिव टू मच। इसके बाद में हम लोग को ये फीलिंग हो कि वी हैव गिवन टू मच रिटर्न्स। एक रीजनेबल रिटर्न होना चाहिए, एक मार्केट बेस्ड रिटर्न होना चाहिए जो अफोर्डेबल हो। हमें पैसे भी देने हैं, बाद में उन्होंने मुनाफा वगैरह लेके जाना, अपना बाहर प्रॉफिट रिपैट्रिएशन करनी है, वो हमारे पास इतने वसाइल भी होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वी गॉट टू बी वेरी केयरफुल। आई एम नॉट द टाइप ऑफ पर्सन कि मैं आई लाइक टू डू माई नंबर्स, आई लाइक टू चेक, और हम मुल्क का नुकसान ना हो ओवर द नेक्स्ट 5, 10, 15 years। वी मस्ट बी एबल टू से वी मस्ट हैव 15 साल बाद वी मस्ट स्टिल से कि ये इन्वेस्टमेंट विन विन है। ये ना हो कि इन्वेस्टर फ़ायदा उठाए और मुल्क का फ़ायदा ना हो। ये इसकी मुझे ये डर है और इसका ख्याल रखना है। अच्छा, एक उन्होंने कोई डेवलपमेंट फ़ंड का भी तज़किरा किया, $1 बिलियन उसके अंदर पैसा डाला हुआ है। उसका हमें ये वाज़ेह नहीं हुआ कि वो डेवलपमेंट फ़ंड $1 बिलियन काफ़ी बड़ी रकम है। अभी तो 140 अरब रुपये हमारे बन जाते हैं, वो कहाँ लगाना है उन्होंने पैसे? क्लियर नहीं है ये। वे हेयरिंग कि उन्होंने मुख्तलिफ एरियाज पर ये क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा शॉर्टली कि ये क्लियर हो जाएगा कि कहाँ इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करनी है। और लेकिन जो अच्छी बात है ना कि सऊदी प्रिंस और इमरान का केमिस्ट्री बड़ी अच्छी बनी है, और मुझे उम्मीद है कि Saudis will come into Pakistan in a strong way. In a strong way. Yes, yes. मिनरल और माइनिंग, इसमें क्या कोई प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे जो कहाँ लगाना है उन्होंने ये पैसा? है कुछ ब्रॉड एरियाज तो हमें मालूम है, डिटेल्स मालूम नहीं है, इसलिए मैं आपसे डिग आउट कर रहा हूँ। मिनरल्स और माइनिंग में वी आर वे बिहाइंड, बहुत पीछे है। और अभी उन्होंने तो ये कहा कि हमें इंटरेस्ट है, हम लोग बलूचिस्तान में KP में आने के लिए तैयार है। आप लोग बताओ कि कौन से ये मिनरल्स है, क्या है, लेकिन हमारे प्रोविंसेस में इतनी वो कैपेसिटी नहीं है। वो ये नहीं कह सकते कि लो ये एक स्टडी तैयार है या ये स्टडी तैयार है, ये सारा डेवलप करना है। तो जितना जल्दी रिफाइनिंग और रिन्यूएबल्स हो सकता है, माइनिंग को देर लगेगी। जो हमारा मौजूदा मंसूबा है रेकोडेक वगैरह का, उसमें हम सऊदी को लेके जा सकते हैं? वो तो आपको पता है, वो एक है आर्बिट्रेशन का इशू चल रहा है उसमें। हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये बात की बात है। इस वक्त तो हमें पता है कि वो डिस्प्यूट में है। ये डिस्प्यूट के साथ साथ हम नया इन्वेस्टर तो ला सकते हैं ना, वो डिस्प्यूट का तो सेटलमेंट करना है आपने इंटरनेशनल कोर्ट में। लेकिन वो MOU तो सिर्फ आज ही साइन हुआ है, तो वी डोंट रियली नो नाउ। दीज आर ब्रॉड नंबर्स इन ब्रॉड एरियाज, लेकिन एक मखसूस जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर अभी हमें दोनों मुल्कों को मिलकर काम करना है, एंड दैट विल टेक सम टाइम। बिल्कुल, तो अभी 1.5-2 साल लग जाएंगे हमें इसको पकाते पकाते। ये हमारी हिम्मत है कि कितना ज़्यादा जल्दी उस पर काम कर लें। जैसे वो कहते हैं ना, द बॉल इज़ इन आवर कोर्ट। ये हमें पाकिस्तान को और ख़ास तौर पर मिनरल्स और माइनिंग में द प्रोविंसेस, ये उनका काम है। एक इससे सऊदी से बराह रास्त जुड़ा हुआ तो नहीं है, लेकिन बड़ी उसके ऊपर हाई होप्स हैं। जो ऑफशोर हमारा एक वो ड्रिलिंग का प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें ENI और वो एक्सॉन मोबिल वगैरह लगे हुए हैं, वो कब तक कंप्लीट होना है उनका जो ड्रिलिंग का फर्स्ट फेज़ है, जहाँ अपनी रिजर्व वगैरह को वो कंफर्म कर सकते हैं कि कितनी रिजर्व है उसमें?
ये सिर्फ ये पता है कि उनकी ड्रिलिंग है ना तकरीबन 3,500 फीट तक गई है, और अभी और 2 महीने लगेंगे। और 2 महीने लगेंगे। तो अभी तकरीबन 3,500 और जाना पड़ेगा उन्हें। 6-7 हज़ार पे जाएंगे तो फिर उन्हें अंदाज़ा होगा कि कितना है नीचे। नदीम दुआ करे, अल्लाह पाक करे जी, बस अल्लाह पाक करे। ये उसके मतलब कहा जाता है वो सुई से बड़ा ज़ख़ीरा है, जो एक्सपेक्टेशन है। कहते हैं होगा तो बहुत बड़ा होगा या नहीं होगा, उम्मीद तो है। अल्लाह पाक अपना एहसान फरमाए, पाकिस्तान की हालत बदल जाएगी। हमारी खुशदार साइड पे ये बलूचिस्तान के अंदर आपने मिनरल रिसोर्सेज का भी जिक्र किया है, बड़ा अनएक्सप्लोर्ड एरिया है जहाँ अनटैप पूरा बेल्ट है पूरी, जहाँ पर ऑयल एंड गैस के बड़े ज़खायर हो सकते हैं। जो मुख्तलिफ सर्वेज़ किए हुए हैं लोगों ने वो बताते हैं कि ये रिच है इस साइड पे। उस पर हमने कुछ नहीं किया, उसमें ड्रिलिंग भी नहीं करी। क्या देखो, ये जो एक और चीज़ जो मुझे ये दुख होती है कि हमें पता है कि हमारे गैस फील्ड्स सुई और कादरपुर वो डिप्लीट हो रहे हैं। लेकिन हमें वो भी पता है कि अभी और वहाँ मज़ीद गैस है। नाउ वी हैव टू डू सम मोर सोफिस्टिकेटेड ड्रिलिंग, और जब उनको कंपनीज को कहेंगे तो आप ये सोफिस्टिकेटेड ड्रिलिंग करो तो उन्होंने कहेंगे कि ये महंगा है, आप हमें एक पॉलिसी बना के दो। तो हमें पॉलिसी बनाना है। अभी पॉलिसी बन जाए तो फिर वो आए। मुझे तो यकीन है कि और मज़ीद गैस है, या डीपर जाना पड़ेगा या क्रैक करना पड़ेगा। बहुत सी अब दुनिया में टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल है, बिल्कुल, जो उसके अंदर जो रिमेनिंग रिजर्व्स होते हैं उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन वो सवाल बलूचिस्तान वाला अधूरा रह गया कि खुशदार, डेरा बुगटी, मरी ट्राइब, ये जहाँ आबाद है बहुत है वहाँ पे, वहाँ हमें ड्रिलिंग क्यों नहीं कर रहे? ड्रिलिंग इसलिए नहीं हो रही कि देखो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ इंसेंटिव्स वर्सेस रिस्क। वो सारा बहुत सिक्योरिटी दें, हमारे पास एक अच्छी ट्रेंड आर्मी है जो सिक्योरिटी दे सकती है, सिक्योरिटी दें और लेके जाए इन्वेस्टर्स। लेट्स सी नाउ, वी हैव टू डेवलप, वी हैव टू डू इट। ये वी कैन नॉट। हम सालाना कुछ 16-17 अरब डॉलर इंपोर्ट करते हैं ऑयल इंपोर्ट्स में हमारी। एक्चुअली नहीं पता कि बट इतनी रेंज में है, इतनी रेंज में। तो हम अगर अच्छी फाइंड हो जाए तो 1/3 1/4 भी रिड्यूस कर लें तो हमारी ज़िंदगी आसान हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शेल गैस उसको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, हमारे एरियाज़ हैं जहाँ से हम शेल गैस वगैरह के लिए। आई डोंट नो इनफ ऑफ इट, बट व्हाई गो फॉर, क्यों शेल गैस के लिए पीछे जाए जब हमारे पास जहाँ हमें गैस मिला है वहाँ ही उनको क्यों नहीं करते? दैट्स मच सेफर, और रिस्क कम है। That's what we should concentrate on that. तो ऑयल एंड गैस में पाकिस्तान में बहुत सरमायाकारी हो सकती है, प्रोवाइडेड कि हम अच्छी सिक्योरिटी दे दें, अच्छे इंसेंटिव्स दे दें। तो हम ये जो 16-17 अरब डॉलर इंपोर्ट पे लगाते हैं इसको हम बचा सकते हैं। बिल्कुल, सिक्योरिटी का सवाल है, इंसेंटिव्स का सवाल है, और we have to take the decision क्या करना है। तो CPEC में को 50 अरब डॉलर से ज़्यादा की बात होती है कि इतना बड़ा मनसूबा है, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, और हम कहते हैं गेम चेंजर है। अभी तक उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। सऊदी इन्वेस्टमेंट जो आ रही है, अब आप ये CPEC के साथ इसको जोड़ रहे हैं, ये सेपरेट है, कैसे इसको रिलेट करते हैं? ये मुख्तलिफ है। देखो CPEC, जब CPEC आया बहुत अच्छा था। CPEC के ज़रिए हम लोगों ने हमारे जो पावर सेक्टर है ना, हमें याद है कि कितने पावर आउटेजेस होते थे, काफ़ी कम हो गया है। वो CPEC की वजह से उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स किए पावर में, बहुत अच्छा हुआ, मुल्क के लिए फ़ायदा हुआ। और CPEC के ज़रिए हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारी इम्प्रूव हुई है। और तो CPEC वाज गुड। CPEC को अभी हम लोगों ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ ले जा रहे हैं, और एग्रीकल्चर में। CPEC वाज प्राइमरीली डेट एंड अ लिटिल बिट ऑफ इक्विटी। ये जो
सऊदी अरेबिया से आ रहा है, ये है all on commercial basis. ये लोग सऊदीज़ करेंगे on international competitive basis. सऊदी जो है ये FDI है, Yes. और CPEC जो है दैट इज़ लार्जली लोन, और छोटा कंपोनेंट उसका FDI। सरमायाकारी उसमें कम है, CPEC में लोन ज़्यादा है, और सऊदी जो है इट इज़ इंटायरली FDI। बट वो इसके बिग एक और चीज़ फ़र्क है ना कि ये CPEC में द गवर्नमेंट टुक द रिस्क, हियर द प्राइवेट पार्टी वो रिस्क लेंगे। यहाँ आपको कैपिटल उसकी रिपैट्रिएशन उसको या आपको सॉवरेन गारंटी देनी पड़ेगी, और उसकी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। तो लेकिन वहाँ पे आपको वो लोन की भी गारंटी देनी पड़ेगी, सॉवरेन के रीपेमेंट वगैरह की, वो भी आपको प्रोवाइड करते हैं CPEC में। नॉट इन द केस ऑफ द सऊदी। CPEC में तो देनी पड़ेगी। CPEC में था ना, यहाँ नहीं है। यहाँ वी आर सेइंग टू देम, आप लोग फैसला करो, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे इन विंड पावर, इन सोलर, आप लोग स्टडी कर लो, आप लोग फैसला करो, एंड वी विल डू इट अंडर दिस पॉलिसी। CPEC में आपकी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आई? रशिया का ही कहते थे हम एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन तैयार खड़ा है, आज बना देना है, फिर हमने कहा ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनेगा, कोई इंडस्ट्री नहीं लगी, सड़कें बना दी हमने। देखो यस, हम लोगों ने वायदे तो बहुत किए थे कि हम लोगों ने 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप करेंगे, चाइनीज़ के लिए चाइनीज़ आए। सच बात तो ये है कि हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं थी, तो हम लोगों ने सोचा कि भाई 9 ना करें, और इसके और इनमें से चंद सेलेक्ट करें जो हमें पता है कि हम लोग कर सकते हैं। और अभी तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, BOI, इंडस्ट्रीज़ की जिम्मेवारी है, तो एक प्लान बना रहे हैं कि इसको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करना है, किसको करना है, और बिल्कुल फोकस से करें। अभी आपकी क्या प्रायोरिटी, कौन सी इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन किस किस को आप करना चाह रहे हैं? नहीं देखो, इस वक्त है ना, देर आर इकोनॉमिक जोन्स, मैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगा इस वक्त, मैं इस्तेमाल करूँगा इकोनॉमिक जोन्स। ओके। हमारे पास कोरंगी क्रीक है, हमारे पास बिन कासम है, हमारे पास दाजे भी है, हमें यह पंजाब में भी 1-2 है, हमें KP में भी है। इसको अभी हम लोगों ने प्लान्स कर रहे हैं, तैयार हो जाए। सबसे बड़ा मसला क्या है, ज़मीन तो है, कई जगह पर इन्वेस्टर्स भी अपने फैक्ट्रीज लगाने शुरू कर दिए हैं, पावर नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, तो ये इसके पीछे लगे हुए हैं कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये जब हर चीज़ अच्छी तरह से प्लान हो जाए, प्लॉट्स तो है, रोड्स बन गए, प्लॉटिंग हो गई। तो रज़ाक दाऊद साहब क्यों नहीं कर रहे? वहाँ बिजली की तार भी चाहिए, उस कितनी बड़ी इंडस्ट्रियल जोन है आपकी, एक इंडस्ट्रियल जोन को प्रायोरिटाइज कर लें और वहाँ पर बिजली, पानी, गैस 2 महीने में लगा दें, इससे ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता? नहीं टाइम लगता है, इसलिए टाइम लगता है कि आपको याद होगा कि एक चंद महीने पहले पावर तो थी मुल्क में, वी हैड द जनरेटिंग कैपेसिटी, हमारे पास थी, लेकिन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग पीछे रह गए थे, वो अभी कैचअप हो रहा है। वी आर गेटिंग रेडी नाउ। मुझे उम्मीद है कि नाउ मेरी बात हुई है पावर मिनिस्टर से कि वो अभी तैयार है, और इंशाल्लाह आइंदे महीनों में वी विल बी एबल टू गिव देम द बिजली एंड देन दे कैन स्टार्ट। कौन सी आप नंबर 1 प्रायोरिटी पे किसको रख रहे हैं? कौन सी वाली इकोनॉमिक जोन आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी पे, जो आप सोचते हैं कि अगले महीनों में लग जाएगी जिस पे? इस वक्त तो कोरंगी क्रीक, बिन कासम है, ये तो बिल्कुल करीब है, एक फैसलाबाद में है, ये इसको जल्दी करना है। मुझे तकलीफ़ हो रही है, एंड बिकॉज ये मेरी जिम्मेवारी है कि आई हैव टू गेट कोरंगी क्रीक, बिन कासिम और फैसलाबाद, ये 3 आपकी पहली प्रायोरिटीज है? यस, और ये यार ठाटा के करीब धाबे जी वाली, ठीक है, 4 हो गई जो आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 के ऊपर है। नहीं, द 5th वन इज रशिया की 5 हो गई जो आपकी प्रायोरिटी 1 के ऊपर है। बिल्कुल, जल्दी से जल्दी करना है। और
एक और भी दो छोटे हैं, कराची गामन सिटी, वो मुझे जल्दी तैयार इसलिए करना है कि वो मैं सोचता हूँ कि ये हवाले कर दो चाइनीज़ को, गारमेंट्स इंडस्ट्री यहाँ आए। बट लेकिन जब बिजली पहुँचे तो हमने लास्ट भी इंटरव्यू किया था, उसमें भी आपने जिक्र किया था गारमेंट सिटी कराची के करीब, उसके ऊपर आप चाइनीज़ के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उस पर पेश रफ्त अभी नहीं हुई, इट्स स्लो मूविंग। कम हुई है जब तक बिजली ना आए। और उसमें एक और दो और चीज़ें या दो तीन और हमारे गवर्नमेंट के मसले थे, वो वज़ीर आज़म ने फैसला कर दिया, वो हो गया है। सो वो तो हो गया। नाउ इट्स जस्ट जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है ना मिनिस्ट्री के अंदर, बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल एंड फाइनेंस, वो क्लियर हो गया। वज़ीर आज़म साहब ने डिसीजन ले चुके हैं, इम्प्लीमेंटेड। नाउ इट्स अ क्वेश्चन ऑफ क्विकली गेटिंग द बिजली देयर। आपकी एक्सपोर्ट नंबर्स जो है अभी तक मैंने देखे, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी नहीं हुई, मज़ा नहीं आया। 30% आपने डिवैल्यूशन की है, मेरा ख्याल था कि आपको कम अज़ कम कोई 18%, 16% इतनी आपकी एक्सपोर्ट ऊपर जानी चाहिए। वो एक महीना 4% ऊपर जाती है, अगले महीने 2 महीने 2% नीचे आ जाती है। तो आई एम नॉट एक्चुअली वेरी एक्साइटेड अबाउट योर एक्सपोर्ट नंबर्स। ये क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट इतनी तेज़ी से ऊपर क्यों नहीं जा रही? आप एक्साइटेड नहीं है, और लेकिन आप वरीड है, मैं आपसे ज़्यादा वरीड हूँ। ये क्या हो गया है कि इसको इम्प्रूव कर। इम्पोर्ट्स में ठीक है, कंप्रेशन हो रही है, और $2 बिलियन की कंप्रेशन हो गई ईयर ऑन ईयर, पिछले साल से 2 बिलियन फ्रॉम 1 जुलाई से। हमने बहुत महंगी कर दी है ना इंपोर्ट्स, क्योंकि 10.25% पे इंटरेस्ट रेट्स ले गए, रुपया हमने 140 तक पहुंचा दिया है। वो कंप्रेशन आ गई, लेकिन इट इज़ गोइंग टू स्लो डाउन आवर इकोनॉमी एज वेल। नहीं, देखो, इट डिपेंड्स। आई डोंट थिंक सो। वे कंप्रेसिंग में मेरे फिगर्स को मैं देखा हूँ, कंप्रेशन हो रही है। एक तो डेफिनेटली एक फैसला हम लोगों ने किए थे कि फर्नेस ऑयल को हम लोग ने रोक लिए थे। ऑल दी नॉन एसेंशियल आइटम्स में, उसमें जब हम लोग ने ड्यूटी बढ़ा दी है, उसमें कमी हुई है, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन और कमी करना है। हमें इंपोर्ट्स को और मज़ीद कंप्रेस करना है। एंड ये जो एक्सपोर्ट्स है ना, आपने बिल्कुल सही कहा, आप खुश नहीं हैं, मैं भी खुश नहीं हूँ। लेकिन एक्सपोर्ट के लोग इकोनॉमिस्ट कहते हैं, मैं इकोनॉमिस्ट को पूछता हूँ कि आप बताओ कि क्या है। उन्होंने कहते हैं कि जे कर्व होता है, कि आपको सब्र करना पड़ेगा, और उसके बाद इंशाअल्लाह आइंदा महीने में एक्सपोर्ट बढ़ेगा। दुआओं पे बात आ गई है सर, दुआओं पे, प्रेयर्स पे बात आ गई, दुआएं मांग रहे हैं कि ये अल्लाह करे आपकी एक्सपोर्ट ऊपर चली जाए। इंशाअल्लाह दुआ तो करना चाहिए, लेकिन आई एम होपफुल दैट दिस वी विल, इट विल पिक अप। इसका हमें एक जो प्रॉब्लम और नज़र आ रही है, बड़ी प्रॉब्लम, वो फाइनेंस से रिलेटेड है। हमारी रिजर्व जो है, सऊदी से हमने $3 अरब लिया, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बोर्ड खा लिया हमने। वो रिजर्व्स में अब पता भी नहीं चलता कहाँ से आया कहाँ गया। यूएई से भी $1 अरब लिया, वो भी खाया गया। तो ये अच्छा नहीं था कि हम जुलाई में जैसे ही इलेक्शंस के बाद आपकी हुकूमत बनी, तो फौरी तौर पे IMF से जाते, मल्टीलैटरल भी आता, बायलैटरल ऑन टॉप ऑफ दैट आता, और आपकी अच्छी रिजर्व $20 अरब पे पड़ी होती, स्टेबिलिटी होती है, इस्तेहकाम होता। दैट इज नाउ हिस्ट्री, वेदर वी शुड, क्या करना था। क्या ये मिस्टेक थी? क्या ये मिस्टेक थी? उस वक्त अब पॉपुलरिज्म की तरफ चले गए ना। पॉपुलरिज्म नहीं था चाहिए इकॉनमी में। नहीं, उस वक्त IMF ने वो पुटिंग सम बड़ी टफ कंडीशन। सारा कुछ ही तो हमने कर लिया। हाँ, सारा कुछ ही तो हमने कर दिया। रुपया वो कहते थे 135 पे करो, हम कहते थे नहीं 135 नहीं, हम 140 पे ले गए। नहीं वो आपकी नहीं वो ज़्यादा कहते थे, और कंडीशन मुख्तलिफ है। इंटरेस्ट रेट भी हमने बढ़ा दी। अभी इंटरेस्ट रेट तो हर हालत में ये भरना था, डिवैल्यूएशन तो हर हालत में करना ही था, IMF हो या ना हो करना था, और हम लोगों ने कर दिए हैं। डिले कॉस्टली था सर, डिले वाज वेरी कॉस्टली। लेट्स सी हाउ इट गोज। लेकिन नाउ द प्राइम मिनिस्टर clearly said yes, we're going to the IMF. IMF की टीम आएगी, और इंशाल्लाह we will negotiate एक अच्छा
प्रोग्राम निगोशिएट करेंगे। IMF से 3 साल का कुछ 12 अरब डॉलर के करीब वो बड़ा प्रोग्राम ले रहे हैं जिसमें हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट की पूरी रिक्वायरमेंट कवर हो जाए। यस इट विल बी हमारे बेहतर यही है ना कि ये पूरा प्रोग्राम कवर करे। एक्चुअली हमारी जो फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है द प्रोग्राम इज़ गोइंग टू डेफिनेटली कवर फुली दैट, क्योंकि उसके बगैर IMF हमें देगा नहीं वो। नहीं, लेकिन इसमें एक और फ़र्क है, ये दिस इज़ माय ओन पर्सनल व्यूज़। पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि हाँ ये टफ डिसीजन लेना पड़ा इसलिए कि IMF ने कहा है, और आई हैव अ डिफरेंट व्यू कि देखो आई फील दैट वी हैव टू टेक सम टफ डिसीजंस बिकॉज वी द गवर्नमेंट वांट्स टू रिफॉर्म आवर इकोनॉमी। ये तो आसान है ना कि कह दो कि मैं तो बिलीव नहीं करता, लेकिन IMF ने कह दी तो मैं करता हूँ। नहीं, असल गेम है ना वो ये है कि हाँ हम लोग फील करते हैं कि इसको ये रिफॉर्म्स करना चाहिए। जब रिफॉर्म नहीं करेंगे तो उसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। एब्सोल्युटली। और जो अभी हमारी पोजीशन है, बाज़ औक़ात तो मुझे केओस का बड़ा एहसास होता है। केओस में सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन हमारी फ़िस्कल साइड इस वक्त हमें मालूम नहीं है कि 30 जून को हमने 6.5 पे ख़त्म करना है फ़िस्कल डेफिसिट या 7% पे फ़िस्कल डेफिसिट करना है। दिस इज़ नॉट ए वेरी गुड सिचुएशन फॉर एनी इकॉनमी। अच्छा से आपकी रेवेन्यू गिर रही है, आपकी डेफिसिट बढ़ रही है, आप बारो कर रहे हैं। नदीम, जब तक हम लोगों ने वी डोंट फेस रियलिटी एंड टेक सम टफ डिसीजंस। वो टफ क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं, टफ डिसीजंस ऑन टैक्सेशन, टफ डिसीजंस ऑन वी गॉट टू टेक सम टफ डिसीजंस ऑन स्मगलिंग, टफ डिसीजंस ऑन अंडर इनवॉइसिंग। टैक्सेशन पे क्या कर सकते हैं आप बताइए? मैं पूछता हूँ कि बताइए क्या करें जिससे ये रेवेन्यू जो है 5000 अरब पे पहुँच जाए, कैसे पहुँचे? टैक्स देखो हमारा जो टैक्स बेस है ना वो तो हम काबू आए हुए हैं, हमें ही निचोड़ी जा रहे हैं आप लोग। बिल्कुल नहीं, आई डोंट एग्री विद दैट। मैं इसके एग्री नहीं करता। टैक्स बेस को बाकियों को लेकर आए अंदर। टैक्स बेस को तो बढ़ाना है, ये नहीं कि सबको स्क्वीज करो, ये गलत है। ये है एंड हाउ डू वी गेट ये जो ब्लैक मनी जो खास तौर पर प्रॉपर्टी में जाता है, how do we get this thing? It's not easy, but inshallah अभी information FBR के पास आ रही है, FBR will be able to do it, and slowly but surely I think we will be able to अब 7% डेफिसिट की तरफ जा रहे हैं, 7% ऑफ GDP। yes, इट्स अ ह्यूज नंबर। कोई 2500 अरब से ज़्यादा का आपकी डेफिसिट होगी 30 जून को। और ये उन्होंने नंबर असम्बली में बताया नहीं, बड़ा क्लेवरली अपनी जान बचा के निकल गए, लेकिन ये 30 जून को तो आने हैं ना, कहाँ जाएंगे हम? let's see, it's I am positive, I'm hopeful, I'm optimistic that we will be able to take these tough decisions. क्या टफ डिसीजन लेना है हमें बताइए? on taxation, on बेनामी प्रॉपर्टीज के ऊपर आपने लॉज करने थे, इनेक्ट करने थे, अभी तक आपने प्रोमलगेट नहीं किया। वो भी those are areas. This is not my expertise. I'm not very well versed कि इसके ऊपर क्या क्या करना चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर भी टेरर फाइनेंस FATF का रिव्यू चल रहा है। बिल्कुल, FATF रिव्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसका वैसे तो हमें कोई पता नहीं वो देते हैं नहीं देते, लेकिन एक मैसेज अच्छा चला जाता है कि अच्छा ये दे हैव क्लियर्ड। ये हम लोगों ने ना करे, वी हैव टू क्लीन अप द इकोनॉमी, और इंशाल्लाह मैं तो उम्मीद हूँ, बिकॉज आई नो दैट बोथ द प्राइम मिनिस्टर एंड the finance minister are all on the same page कि ये हमें करना है। करेंगे कब? हो रहा है आस्ते आस्ते, it will take time। आपने 2 अपॉर्चुनिटीज़ जो 2 फाइनेंस बिल पेश किए आपकी हुकूमत ने, दोनों में आपने वो टफ मेजर्स जो लेने थे वो नहीं लिए। दूसरे वाले में आपने इंडस्ट्री की रिवाइवल के हवाले से ठीक है, रॉ मटेरियल पे ड्यूटीज़ कम की, ओके वेरी गुड स्टेप, लेकिन फिस्कल कंसोलिडेशन को आपने छोड़ दिया। नहीं, लेकिन ये जो दूसरा इंटरिम बजट आया उसमें मैं समझता हूँ कि द फाइनेंस मिनिस्टर took a very
tough, courageous decision. उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है कि हमारे रेवेन्यू कम हो जाएंगे, लेकिन इंडस्ट्री को आगे बढ़ाओ. एंड वी ड्रॉप द ड्यूटीज़. ये पाकिस्तान में पहले ये नहीं होता था. पहले तो इंडस्ट्रीज़ को जो भी हो जाए. रेवेन्यू वाज द टॉप प्रायोरिटी. नाउ द finance minister took a hit of 7 billion rupees just to help our industry. और इससे feel good factor आया इंडस्ट्री में कि yes, now we can see a direction कि budgets are no longer कि यह एक नंबर क्रंचिंग एक्सरसाइज है. सर आपकी टैक्स रेवेन्यू में 400 अरब की शॉर्टफॉल आएगी. 400 अरब की शॉर्टफॉल आएगी आपकी टैक्स रेवेन्यू में 30 जून को. और आपकी फिस्कल साइड के ऊपर एक्सपेंडिचर में उतनी कट डाउन जितनी मर्जी आपने डेवलपमेंट काटी है, बाकी नहीं आप कम कर पा रहे, डेफिसिट ऊपर चढ़ जाएगी. IMF से आपने प्रोग्राम भी निगोशिएट करना है, कैसे करेंगे? आप देखना इंशाल्लाह कर लेंगे. बिफोर 30 जून और आफ्टर 30 जून? नहीं इंशाल्लाह बिफोर 30 जून, क्योंकि मार्च अप्रैल में ये फाइनलाइज होना चाहिए. उससे ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास. इससे ज़्यादा नहीं है. Before 30th of June, before we go into the budget, we must know it. क्योंकि मार्च अप्रैल में ये फाइनलाइज हो, फिर आपकी वर्ल्ड बैंक ADB ऑन बोर्ड आए, तो फिर आपका काम अगले साल का आगे चलेगा. ये सबसे बड़ा फ़ायदा है ना कि IMF आ जाए ऑन बोर्ड, फिर वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये सब खुल जाता है ना. अगर आपके पास प्रायोरिटीज़ सेट करनी हो कि ये इकदाम 3, 4, 5 हम कर लें तो ये बजट भी ठीक हो जाएगा, मेरी इकॉनमी भी ठीक चल पड़ेगी, वो आप क्या चीज़ें 4-5 करना चाहेंगे? IMF का प्रोग्राम. ओके, नंबर 1 प्रायोरिटी. या गो थ्रू दिस नेशनल टैरिफ पॉलिसी कि ये जो हमारे जो टैरिफ स्ट्रक्चर है इसको रैशनलाइज करना है. इसके ऊपर मैं काफ़ी काम कर चुका हूँ और अभी एक कमेटी बनेगी नेशनल टैरिफ पॉलिसी के ऊपर, और हर इंडस्ट्रीज़ को पूछेंगे कि आप लोगों का क्या ख्याल है, किस तरह से कैस्केडिंग का ड्यूटी स्ट्रक्चर होना चाहिए. जब मैं आया और मैं देखा कई इंडस्ट्रीज़ में, आप नदीम आप नहीं मानोगे कि फिनिश गुड्स आपको इंपोर्ट करना है तो फिनिश गुड्स के ऊपर ड्यूटी है 5%, और वो प्रोडक्ट को पाकिस्तान में बनाना है तो रॉ मटेरियल के ऊपर 20% ड्यूटी है. किस तरह से करें? तो इसको मुझे रैशनलाइज करना है. ये द सेकंड बिग आइटम है कि हमें इसको तो और एक और चीज़ करनी है कि एक 3 साल का मंसूबा दे दें कि आपका ड्यूटी स्ट्रक्चर है ना वो इस तरह से होगा, प्रेडिक्टेबल हो. 3 साल हम ये लाइन है, हमने यहाँ जाना है. बिल्कुल. तो IMF टैरिफ पॉलिसी और 3 इयर्स आपकी टैक्स पॉलिसी. द थर्ड वन इज़ टू वाइडन द टैक्स नेट. वाइडन द टैक्स नेट, बिल्कुल यही करना है हमें. एक और जो मेरे ज़िम्मे है कि ये जो कल्चर है ना, इंपोर्ट करो कंज्यूमर गुड्स के लिए, कंजम्पशन के लिए, ये नहीं चलेगा. ये जो इंपोर्टर्स हैं अंडर इन्वॉइसिंग करते हैं, ब्रिंग द प्रोडक्ट्स इन कंजम्पशन के लिए, ये नहीं चलेगा. दिस ऑल्सो ये एक है ना, इसको किस तरह से हम लोग रोकें. और उसके साथ साथ ये स्मगलिंग को बंद करना. और एक और चीज़ है जो मैं अभी शुरू कर दिया हूँ देखने में, अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड. यहाँ से जाता है जलालाबाद से आता है वापस पाकिस्तान, इसको तो एड्रेस कर सकते हैं आप? बिल्कुल. इसको इसमें अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड में कई चीज़ें हैं. अभी मैं इसके ऊपर तवज्जो दे रहा हूँ कि कई हमारी इंडस्ट्रीज़ को बहुत नुकसान हुआ है. एक ज़माने में तजवीज़ आई थी कि जितना ड्यूटी स्ट्रक्चर पाकिस्तान में है उतना ही आप काटें यहाँ पे अपनी पोर्ट पे और अफ़गान हुकूमत को दे दें कि ये लो पैसे ले लो, ताकि वो पाकिस्तान में वापस तो ना आए, उनका वेज ख़त्म हो जाए. तो यू हैव टू वर्क ऑन दीज लाइन्स. तो वो जो एडवांटेज है एक्सपोर्ट स्मगलर्स की, वो कुशन उसका ख़त्म कर दें. अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड हैज़ टू बी री-एग्जामिन्ड. That needs to be re-examined.
ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आप दे रहे हैं। बिल्कुल। रज़ाक दाऊद साहब, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए तिजारत, सनत और सरमायाकारी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इंडिया के अंदर कोई भी ऐसी कार्रवाई हो जाए जो टेररिज्म का इंसिडेंट है, उसका इल्ज़ाम बराह रास्त वो एक लम्हा ताख़ीर करे बग़ैर सीधा पाकिस्तान के ऊपर आयद कर देते हैं। ऐसे वाक़यात पाकिस्तान में 9/11 के बाद तवातर के साथ हो रहे हैं, तो फिर इसका तो तरीक़ाकार ये होगा कि हर हमले के बाद जो पाकिस्तान में 9/11 के बाद जितने भी हुए, सबका इल्ज़ाम न्यू दिल्ली के ऊपर लगा दिया जाए। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद कसूरी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। कसूरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कसूरी साहब, जो पुलवामा हमले के बाद एक दफ़ा फिर हम एक ऐसी सिचुएशन को देख रहे हैं जहां इंडिया की तरफ से बड़ा अग्रेसिवली ना सिर्फ पाकिस्तान पे इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है बल्कि दबाव भी बढ़ाया जा रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? जी, मैं हैरान नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान का क्लेम जो है इतना बोधा है अब कश्मीर की सूरत हाल के बारे में कि हिंदुस्तान ये मानने को नहीं तैयार, जो सारी दुनिया मान गई है। अभी ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट आई थी, वो पाकिस्तान की थी नहीं, उसके फॉरेन ऑफिस की नहीं थी, वो तो यूएन के ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट थी, जो बहुत तमाम जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं उनको एक्सपोज किया गया है। यूरोपियन यूनियन की उससे पहले आ चुकी है कुछ साल पहले, जिसमें कश्मीर को कहा गया द मोस्ट ब्यूटिफुल प्रिजन ऑन अर्थ, यानी कि दुनिया का खूबसूरत तरीन कैद खाना। अब सारी दुनिया में रिकॉर्ड उसकी रिपोर्टिंग हो रही है, और ये बच्चा जिसने ये किया है अभी रिसेंटली, उसकी रॉयटर की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं, आपकी नहीं, फॉरेन ऑफिस की नहीं। रॉयटर ने कहा कि इस बच्चे को जलील किया गया, नाक से इसको लकीरें लगवाई गई गंदे मिट्टी में, कीचड़ में, फिर जो जीप थी इंडियन आर्मी की उसके इर्द गिर्द से लगवाई गई, फिर जो ज्यादा डेथ्स हो रही हैं उसमें आधी डेथ जो है साउथ कश्मीर में हुई है, जिसका सेंटर इलाका पुलवामा है, जहां ये बच्चा उस इलाके का है, साउथ कश्मीर का। तो ये तमाम चीजें इस बात को इंडिकेट कर रही हैं, कोई डाउट नहीं है कि वहां का रहने वाला है, ये पाकिस्तान का रहने वाला नहीं है। तो हर चीज ये क्लियर हो रहा है कि ये वहीं का मामला था। कश्मीर की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के नतीजे में वहां लोग रेडिकलाइज हो रहे हैं और उन्होंने जान हथेली पे रख ली है। तो अब इस पे पाकिस्तान क्या कर सकता है? ये हिंदुस्तान की अपनी पॉलिसी का नतीजा है, और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, हिंदुस्तानी जो सोचने वाले हैं वो भी अब ये कह रहे हैं। मसलन मेरे जो हम मनसब थे जिनका बीजेपी से ताल्लुक था, यशवंत सिन्हा, और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे मेरे दौर में हिंदुस्तान के, वो हॉक थे पाकिस्तान के मामले में, वो कुछ सॉफ्ट नहीं थे, हॉक थे, हार्ड लाइन थे। वहां के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नारायणन साहब, इनकी रिपोर्ट्स में क्लियरली कहा गया है कि कश्मीर की सूरत हाल हाथ से निकल रही है भारत के, उसको कश्मीरियों से बातचीत करनी पड़ेगी, और पाकिस्तान से भी कोई उन्होंने इशारतन कहा है, डायरेक्टली कहा कि बातचीत करनी पड़ेगी। लेकिन बीजेपी की हुकूमत जो है वो इलेक्शन उसके सामने है, वो बातचीत करेगी तो पोलराइजेशन कम हो जाएगी, वो हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन को बढ़ा के, नफ़रत को बढ़ा के और पाकिस्तान से दुश्मनी को जता के समझती है वो इलेक्शन जीत जाएगी। मेरी ज़ाती राय में तो ये ठीक नहीं है। अगर ऑपोजिशन इकट्ठी हुई तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किलात होंगी, लेकिन बहरहाल वो थोड़ा सा मैं आपको अगर थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊं तो एज फॉरेन मिनिस्टर आपके दौर में जनरल परवेज़ मुशर्रफ और आपने मिलकर एक नया इनिशिएटिव लिया था, जिसके नतीजे में हमें ये लगता था कि शायद सियाचिन समेत, सर क्रीक समेत जितने ये मुतनाज़ा इश्यूज़ हैं, मसला कश्मीर पे भी इस पे पेशरफ्त हो जाएगी और आगे चल पड़ेंगे। वो रुक गया दरमियान में। कुछ बता सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें थी जिस पे इंडिया तैयार था और फिर बैक ट्रैक कर गया?
नहीं, वो तो बिल्कुल एग्रीमेंट हो गया था, और अब तो डाउट ही कोई नहीं है कि जो मेरी किताब है वो मुस्तनद है, उसको आज तक हिंदुस्तान या पाकिस्तान में किसी ने कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया। अगर उसमें एक भी बात गलत होती तो ना डॉक्टर मनमोहन सिंह हिंदुस्तान में मेरी बुक लॉन्च में आते, ना वहाँ के अपोजिशन लीडर LK अडवाणी आते, ना प्रेसिडेंट मुशर्रफ कराची में बुक लॉन्च करते, और ना अभी तक 2.5 साल में कोई ऐसा शख्स जो इन्वॉल्व रहा है उसने एक हर्फ नहीं डिनाई किया। तो वो तो 100% क्लियर है, और उसके पीछे डीप स्टेट थी दोनों पाकिस्तान और इंडिया की रियासतों की, और उसमें हमने कश्मीर का हल बताया था जो मुमकिन हल था। वो क्यों उस वक्त नहीं हुआ, उसकी एक तो वजह यह थी कि जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने अक्टूबर 2006 में आना था तो उन्होंने आके दस्तखत करने थे ये जो एग्रीमेंट था सर क्रीक का, और उस पे बाद ये मामला लोगों पे बिल्कुल ख़त्म हो जाता कि पाकिस्तान भारत कोई चीज़ बायलैटरली दो तरफा तौर पर नहीं कर सकते। कश्मीर का मुमकिन हल क्या तजवीज़ किया गया था जी? मुमकिन हल क्या तजवीज़ किया गया था मसला कश्मीर का? जी उसमें तो एक लंबा है, हमारे पास टाइम कम है, उसकी मैं ख़त खाल बता देता हूँ। जो 3 साल की एग्रीमेंट में हुआ, जिसके पीछे मैं अकेला नहीं, फॉरेन ऑफिस अकेला नहीं, मिलिट्री बैठी थी, ISI भी थी, वो एग्रीमेंट जो था, और इस तरह इंडिया की डीप स्टेट इन्वॉल्व थी, क्योंकि ये डॉक्टर संजय बारू ने अपनी किताब में लिख दिया है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह ने जब बात करते थे सियाचिन या सरक्रीक की या सियाचिन या कश्मीर की, तो वो हर ऐसे शख्स से बात करते थे, ना सिर्फ एक जो करंट इंडियन आर्मी ऑफिसर्स कश्मीर में थे, बल्कि जो रिटायर भी हो चुके थे। इसका मतलब है डीप स्टेट की भी इसको सपोर्ट हासिल थी। तो बुनियादी तौर पर एक तो ये कि क्योंकि वहाँ के हमें जो कश्मीरियों ने बताया कि उनकी औरतें और बच्चे जहनी तौर पर मफलूज हो चुके थे, तो वो चाहते थे कि इंडियन आर्मी निकाली जाए पॉपुलेटेड एरियाज से सरे दस्त। तो यही फैसला हुआ थी, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि दोनों तरफ फौजें निकाली जाएंगी। हालांकि हमारी तरफ तो कोई ऐसी डिमांड नहीं थी पॉपुलेटेड सेंटर्स से। दूसरी थी कि वो कहते थे कि हमने हिंदुस्तान की रियासत राजस्थान और पंजाब और महाराष्ट्र की तरह नहीं, हमारा एक स्पेशल स्टेटस है जो शेख अब्दुल्ला ने पंडित नेहरू से फैसला किया था। तो वहीं से शुरू होगा, बाद में जो भी एग्रीमेंट हो शुरू होगा कि सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी होगी, डिफेंस फॉरेन अफेयर्स के अलावा हर चीज़ में सेल्फ गवर्निंग होगी। उसके ऊपर दोनों में एग्रीमेंट हो गया था। तीसरा था कि हम स्टेटस को तोड़ना चाह रहे थे, तो हमने कहा ऐसी कौन सी चीज़ है कि अगर बॉर्डर नहीं चेंज होता तो फिर क्या चीज़ होगी। तो हमने एक उसमें एक जॉइंट मैकेनिज्म बनाया था जिसमें हिंदुस्तान दोनों अतराफ़ के कश्मीरी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पाकिस्तान इंडिया बैठते, और 15 सब्जेक्ट्स थे जिस पे उन्होंने एग्री करना था, और उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा था। सबसे इंपॉर्टेंट था पानी का मामला कि जॉइंट प्रोजेक्ट्स भी उसमें तजवीज़ किए गए थे। नंबर 4, कश्मीर क्या है, कश्मीर को डिफाइन करना था। हम गिलगित बल्तिस्तान को नहीं मानते थे क्योंकि महाराजा कश्मीर के गवर्नर को लोगों ने गिरफ्तार कर लिया था, घनसारा सिंह को, और इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी, वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। अगेन टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एक ऐसा इंजीनियस तरीका ढूंढा गया कि फॉर पर्पसेस ऑफ ट्रैवलिंग ये कश्मीर का हिस्सा होता, लेकिन इन ऑल अदर रिस्पेक्ट्स गिलगित बल्तिस्तान अलहदा रहता। फिर उसमें ये बहुत सी और चीज़ें थी, ये मेन चीदा बातें हैं, और मैं समझता हूँ कि इसके अलावा हल है कोई नहीं। जंगें भी हो चुकी हैं और परमानेंट टेंशन भी है, और कोई रास्ता नहीं। आप लास्ट क्वेश्चन, क्या आज भी वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा जहाँ से आपका वो सिलसिला टूटा था, मनमोहन सिंह जहाँ से पीछे हट गए? देखिए आज पुलवामा हो गया है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और रास्ता ही कोई नहीं। अगर तो पागल हैं हुक्मरान, खुदा ना करे, यानी अकल से आ रही हैं और वो तबाही की तरफ जाना चाहते हैं, तो मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता ना। बंदा इस मफरूज़े पे करता है कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अपने कौमी मफाद में फ़ैसले लेंगे, तो हिंदुस्तान जंग के ज़रिए तो पाकिस्तान से कुछ भी नहीं हासिल कर सकेगा। और ये भी मैं मानता हूँ कि इंडिया की बहुत बड़ी फ़ौज है, इकॉनमी बड़ी है, हमारे यहाँ तो ये कोई हिमाकत भी नहीं करता कि जानबूझ के जंग छेड़ दे इंडिया से। हम भी ये समझते हैं कि बातचीत के ज़रिए हल होगा, तो हल वही है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। खुर्शीद कसूरी साहब, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।